बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं क्लास इंटर और हमारे पास सेकंड चैप्टर है यानी कि यूनिट 16 हमारे पास आ गया है और ये यूनिट 16 का हमारा लेक्चर 2 है हमारे पास। इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरनल एनर्जी को। अब इस वक्त जो हम स्टडी करेंगे ज़्यादातर वो गैसेस पे स्टडी हो रही होगी। तो गैसेस में हम जानते हैं मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। जैसे ये हीट लेते हैं कंटेनर में या ये मालिक्यूल्स हीट लेते हैं तो क्या होता है, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ओवरऑल इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, ये सिंपल सी एक चीज थ्योरी नजर आई आपके पास। लेकिन ये गैसेस हैं, नॉर्मल गैस जो होती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, थोड़ी होती है लेकिन होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आइडियल गैस की तो आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा नहीं होता, वो जीरो कंसिडर किया जाता है आइडियल गैस में। याद रख लीजिए, बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा जीरो कंसिडर किया जाता है, निग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो फ्री ऑफ लॉसेज होता है। और जो नॉर्मल गैसेस होती हैं जो इसमें, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि इनके मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकरा रहे हैं या दीवार से टकरा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, साथ साथ इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ड्यू टू हाइट वो भी बढ़ रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल बढ़ा देगा किसको, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, ये तो हो गई गैसेस की बात। जब हम बात करेंगे लिक्विड की और सॉलिड की तो याद रखिए उनके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलों के दरमियान में इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होती है, मॉलिक्यूल के अपने अंदर जो होती है, मॉलिक्यूल के अपने अंदर जो एटम होते हैं उसके अंदर जो फोर्स होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स कहलाती है। और एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स होती है, एक मॉलिक्यूल की ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। तो लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का हिस्सा आ जाता है, इसलिए वहां पे लाजमी कंसिडर किया जाता है काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐड किया जाता है। नॉर्मल गैस के अंदर जो होता है काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। तो आइडियल गैस एक ऐसा केस है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंसिडर की जाती है, पोटेंशियल जीरो कंसिडर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ही समझ में आ जाए। तो इंटरनल एनर्जी के लिए कहते हैं सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं इनका रैंडम मोशन होता है, तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं जो मॉलिक्यूल, इनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, विद इन अ सिस्टम, पूरे एक सिस्टम के अंदर, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यही लिखा, विद इन अ सिस्टम ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के सिस्टम के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सम को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अब इसको दूसरे अल्फाज में देख लीजिए, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस में क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से पैदा हो रही होती है। लिक्विड में रोटेशनल मोशन की वजह से रोटेट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल, ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के अंदर रोटेशनल मोशन से होती है। सॉलिड के अंदर मूव नहीं कर सकते मॉलिक्यूल, तो वो जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो तब भी काइनेटिक एनर्जी का वजूद होता है। यानी कि सम करें आप काइनेटिक एनर्जी को, फिर एंड करके समझ लें पोटेंशियल एनर्जी को सम करें, तो इनका जो सम होगा वो कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। वहां पे भी कहा था, यहाँ पर भी यही कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफाइन कर दिया कि गैसेस में ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होगा, लिक्विड में रोटेशनल और सॉलिड में वाइब्रेशनल, लेकिन साथ में हमने ऐड कर दिया पोटेंशियल में इंट्रा मॉलिक्यूलर बाइंडिंग। जैसे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के अंदर की जो बाइंडिंग होती है उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बाइंडिंग कहते हैं, वो होगी। और इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल की अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंडिंग फोर्स होगी इंटर मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स कहलाती है। ये फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का वजूद होता है। पोटेंशियल एनर्जी जब बात की जाएगी तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर बाइंडिंग फोर्स की बात की जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही मौजूद होंगी। लिक्विड में, सॉलिड में तो लाजमी होंगी। गैसेस में क्या है, सिर्फ आइडियल गैस की वजह से उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। जनरली हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो बराबर आएगा किसके, इंटरनल एनर्जी के। और इसको जाहिर करते हैं यू से, और ऐसा यूनिट क्या है इनका, वो जाउल है हमारे पास। इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो डिटरमाइन करते हैं किससे, अंदाजा लगाते हैं किससे बढ़ती है, वो टेम्परेचर से भी बढ़ रही होती है, टेम्परेचर से मालूम भी करते हैं। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलों का रैंडम मोशन जो हो रहा होता है उससे भी बढ़ रही होती है। फेज
ऑफ द मैटर। फेज से मुराद क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब जब वो मालिक्यूल चेंज हो रहा होता है एक गैसेस स्टेट से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो वो फेज के अंदर क्या होता है, उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी चेंज हो रही होती है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है फेजेस के ऊपर, फेजेस की कन्वर्जन के ऊपर, और साथ साथ रैंडम मालिक्यूल की मोशन पे और टेम्परेचर पे। तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं बुक के अंदर। सेकंड चीज़ ये है कि जो गैसेस होती हैं उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है कि मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और सॉलिड में सबसे कम होती है, जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक है आपका। इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज, किससे बढ़ा सकते हैं आप एनर्जी को, जब आप ऐड करें सिस्टम में, हीट दें उसको, एक्सटर्नली आप उसको हीट सप्लाई करो, तो एडिंग, या इन गैस के अंदर से कोई हॉटेड गैस ऐड कर लें, तो एडिंग मोर हीट टू द सिस्टम, इस सिस्टम में मोर हीट दें। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क हो जाए, अभी लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था, जो सिस्टम के ऊपर वर्क हो जाए तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है अंदर का। ठीक है, तो दो तरीके कार हैं जिससे क्या कहते हैं आप बढ़ा सकते हैं इंटरनल एनर्जी को, बाहर से हीट दें या गैस, हीटेड गैस ऐड कर दें उसके अंदर मजीद फर्दर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सेकंड यहाँ पे ये कहा कि वर्क डन सिस्टम के ऊपर ही वर्क हो जाए, तब भी क्या होगा, वो इंटरनल एनर्जी का में इंक्रीजमेंट हो जाएगी, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिक्रीज, कम कर सकते हैं कैसे, जब इंटरनल एनर्जी कब कम होती है, जब उसका एक्सपेंड कर जाता है, पिस्टन मूव कर जाता है सराउंडिंग की तरफ, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब भी बाय द वर्क सिस्टम होगा तो सराउंडिंग की तरफ जा रहा होगा, ये सिस्टम सराउंडिंग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे हम आपको। जब भी सिस्टम से बाहर की तरफ काम हो रहा होगा तो याद रखें इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से बाहर एनर्जी आना शुरू कर दे, हीट बाहर जाना शुरू कर दे, हीट अगर सिस्टम से बाहर जाएगी तब भी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, या लूजिंग हीट टू सराउंडिंग में फैलना शुरू कर दे, तब भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये दो केसेस थे बढ़ने के, दो केसेस थे उसके कम होने के। ऐड करें या सिस्टम वर्क करके वॉल्यूम कम कर दे हमारे पास, तो ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है इंटरनल एनर्जी। और सिस्टम एक्सपेंड हो जाए या हीट बाहर चली जाए सिस्टम से, तो क्या होता है, ये कम हो जाती है हमारे पास से। अब यहाँ पर आपके बुक ने दिया, डू यू नो दिया हुआ था, तो प्रोसेस सच एज हीटिंग, जब हीट कर रहे हो या कूल कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो या हीटिंग कर रहे हो, फेज ट्रांजिशन हो रहा हो, फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा हो, या केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, कैन कॉज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो उस सिस्टम में चाहे हीट कर रहे हैं आप, तब भी इंटरनल एनर्जी में फर्क आ जाएगा, बढ़ जाएगी। जो कूल करेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। फेज चेंज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं या लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो डिपेंड करे। केमिकल रिएक्शनों के अंदर क्या होता है, वो चेंज हो जाती है इंटरनल एनर्जी। ये तमाम चीज़ें जो होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजिंग अकर हो रही होती है। अब रिलेशन क्या है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ, सवाल में भी ये था हमारे पास वहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द इंट्रिंसिकली, यानी कि इंटरनली रिलेट करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इंटरनली अगर देखा जाए, अंदरूनी तौर पर देखा जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो कम। तो कूल लिखा हुआ था ना, कूल करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीटेड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनली डिपेंड करती है टेम्परेचर के साथ, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इंटरनली किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। सपोज कर लें गैस को फिल किया है कंटेनर में, व्हेन हीटेड द कंटेनर, कंटेनर को हीट दें आप, जैसे उसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस स्टार्ट मूव फास्ट। उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ दिखा रहा है हमारे पास, नॉर्मली क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर समझ लें पहले। नॉर्मल गैस यानी कि लो टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल लो है, वो टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवार से भी टकरा रहे हैं। अब बाहर से क्या कर दिया, बर्नर रखा हमने, बर्नर से क्या किया, हीट अप होना शुरू कर दिया उस कंटेनर को। अगर गौर करें तो मॉलिक्यूल की वो बॉक्स बड़ा नहीं हो गया शक्ल के अंदर, कहीं पर समझेंगे बॉक्स बड़ा कर दिया शक्ल, सेम बॉक्स है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम गैस है। ठीक है, लेकिन विदाउट हीटिंग, एक्सटर्नल हीट एडिंग, कोई बाहर से हीट ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे बर्नर रख दिया हमने जिससे हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम की जो वॉल्स हैं, यानी कि सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो हीट कंडक्टिंग है, हीट को ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हीट नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे हीट इसमें जाती है मॉलिक्यूलों की स्पीड को बढ़ा देता है, जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर के मास से बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो याद रखिए उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है गैस मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री
टू मूव एंड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोई होती ही नहीं है, नॉर्मली कुछ भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गैसेस में होती ही नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि इसकी आइडियल गैस में कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। अब टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स मूव्स मच फास्टर एज कम्पेयर टू बिफोर विथ हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने ये कहा कि सपोज कर लिया एक गैस से फिल कर रखी है कंटेनर में, हीट कर रहे हैं कंटेनर को, तो मॉलिक्यूल गैस स्टार्ट होते हैं मूव फास्टर एज कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज, पहली स्टेट के मुकाबले में अब वो तेजी से मूव करना शुरू करते हैं फॉर एडिंग द हीट, जब हीट ऐड करने से पहले जो स्टेट थी, यानी कि इनिशियल स्टेट को डिफाइन किया है, मीन्स जब हीट ऐड नहीं की थी उसके मुकाबले में अब जब हीट दी तो वो तेजी से मूव करते हैं ड्यू टू इंक्रीज द इंटरनल टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है मॉलिक्यूलों का, इंटरनल एनर्जी विल आल्सो भी इसकी इंक्रीज, उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि एन आइडियल गैस are assumed to have no intermolecular forces, एक आइडियल गैस सपोज कर लिए इसमें कोई भी क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स नहीं है, सो नो पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिए जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, बट दे हैव ओनली द काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कोई वजूद नहीं होगा क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में कोई फोर्स नहीं है। गैसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड की सॉलिड की बात नहीं कर रहे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेट करेगी किसके साथ, डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ। लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया ना आइडियल गैस का, तो क्या होगी चेंज इन इंटरनल, चेंज का मतलब है डेल्टा लगाना पड़ेगा हमें, डेल्टा यू, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी डेल्टा के साथ हो जाएगी, पोटेंशियल भी डेल्टा के साथ हो जाएगी। तो अगर ये कहें कि दोनों एनर्जी को जमा करें तो बराबर होती है उसके इंटरनल एनर्जी के। अब आइडियल गैस है हम जानते हैं कोई इंटरमॉलिक्यूलर कोई फोर्स भी नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जीरो कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन हमने तो पहले पढ़ा था कि 3/2 ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर था हमारे पास, तो जीरो तो हमने लास्ट चैप्टर से लिया हमने काइनेटिक एनर्जी का, याद होगा आपको, ये तो जीरो है, जब जीरो है तो ऐड करेंगे ये सी कैसी आ जाएगा। अब अगर होल्ड करें हम 3/2 ये भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट खत्म होंगे तो इक्वल टू भी खत्म हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर होता रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती रहेगी, इसको इस तरह पढ़ लें, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो चेंज इन होती रहेगी इंटरनल एनर्जी, जैसे जैसे जितना चेंज बढ़ता जाएगा टेम्परेचर के दरमियान का जितना फर्क आता जाएगा इतना ही एनर्जियों में भी फर्क आता जाएगा इंटरनल एनर्जी में। 3/2 के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था वो ये कांस्टेंट ही होता है, इसलिए उसको हमने लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी। डेल्टा यू क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसका यूनिट जाउल होता है, एनर्जी जाउल है। टेम्परेचर चेंज इन, डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर है, वो केल्विन में रखते हैं हम। एज कंटेनर इज हीटेड अप, जैसे ही कंटेनर हीट अप किया गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर, वो बहुत तेजी से मूव हो गए विथ हायर काइनेटिक एनर्जी, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हायर द एनर्जी, नतीजा क्या हुआ, उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। इनके डिपेंड किया इंटरनल एनर्जी ने किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पर। ये हो गई बात हमारी गैस की। सॉलिड लिक्विड के लिए क्या कहते हैं, तो हमने नोट लगा दिया कि इन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, वो रखते हैं काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ पोटेंशियल, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होते हैं किसके अंदर, सॉलिड और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल आपस में इंटरएक्ट कर रहे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए। नतीजा क्या होता है कि उनमें पोटेंशियल एनर्जी का वजूद ज्यादा होता है। होपफुल आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और ये टॉपिक जो आज का छोटा सा हमारे पास था ये भी इजी था, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ये याद रख लीजिएगा। फासला पढ़ेंगे तो उसमें याद आना चाहिए आपको हम क्या करना चाहेंगे इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।